गुड आफ्टरनून विद्यार्थियों। बीएससी पार्ट सेकंड में जो प्लांट एनाटॉमी चल रहा है उसमें आज हम जानेंगे, देखिए, असामान्य प्रकार के 7 पुल। वैस्कुलर बंडल के बारे में हम वैसे पढ़ चुके हैं कल, लेकिन असामान्य प्रकार के भी कुछ वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। तो कुछ कुल हैं जैसे सोलेनेसी, इसके अलावा एमरैंथेसी। ये ऐसे कुल हैं जिनके अंदर असामान्य प्रकार के वैस्कुलर बंडल भी पाए जाते हैं। तो इसके अलावा भी और भी कुल हैं जैसे ओलिएसी, कैक्टेसी। एक तो है ओलिएसी और एक है कैक्टेसी। इन सभी में देखते हैं एक एक करके। वैसे तो नॉर्मल रूप से हमने क्या देखा है कि वैस्कुलर बंडल एक घेरे में पाए जाते हैं अगर डाइकोट की बात की जाए तो, और अगर मोनोकोट की बात की जाए तो मोनोकोट में क्या होता है, बिखरे हुए वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं और कैम्बियम होती नहीं है। लेकिन डाइकोट में वैस्कुलर बंडल एक गोल घेरे में पाए जाते हैं। कैम्बियम रिंग भी साथ साथ होती है जिसमें इंट्राफेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर दोनों कैम्बियम होती हैं। अब सोलेनेसी कुल में क्या होता है कि कुछ वैस्कुलर बंडल, अब चूंकि सोलेनेसी एक ऐसा कुल है जिसके अंदर उभय फ्लोएमी, मैंने आपको बताया भी था उभय फ्लोएमी के बारे में कि बीच में क्या होता है, जाइलम होता है। ये वाला जाइलम है, ये कैम्बियम है, ये भी कैम्बियम है और ये फ्लोएम है। ठीक है, इस तरह से उभय फ्लोएमी अवस्था पाई जाती है। अब जाहिर सी बात है कि जो फ्लोएम नीचे वाला है या आंतर फ्लोएम जो है वो मज्जा की तरफ होगा। नीचे की तरफ मज्जा होती है, यहाँ पर मज्जा है, ठीक है, और ऊपर की तरफ क्या है, कोर्टेक्स रीजन है। तो जो इसका ये वाला फ्लोएम का हिस्सा है ये कई बार इस वैस्कुलर बंडल से, यानी कि इस आंतर कैम्बियम से अलग होकर के और स्वतंत्र रूप से जो फ्लोएम है वो कहाँ रहता है मौजूद, स्वतंत्र रूप से मौजूद रहता है ये यहाँ पर मज्जा में। ठीक है, तो इस तरह से मज्जा पूल बनाता है। क्या बनाता है, मज्जा पूल। और ये मज्जा पूल किसके बने होते हैं, फ्लोएम के बने होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जहाँ सोलेनेसी कुल में उभय फ्लोएमी अवस्था में जो आंतर फ्लोएम है वो इस वैस्कुलर बंडल से अलग होकर या जाइलम से, पुलों के जाइलम से पृथक होकर के और मज्जा में स्वतंत्र रूप से रहता है, तो ये अवस्था पाई जाती है सोलेनेसी कुल में। ठीक है, मज्जा पुल इस तरह से सोलेनेसी कुल में भी होते हैं। अब एमरैंथेसी की बात की जाए तो एमरैंथेसी में देखिए जो नॉर्मल वैस्कुलर बंडल है, इस तरह के वैस्कुलर बंडल उभय फ्लोएमी नहीं होते। नॉर्मल वैस्कुलर बंडल में जैसा कि ये है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, बीच में कैम्बियम है और ये फ्लोएम है और ये जाइलम है। ठीक है, इस प्रकार से अवस्था होती है। तो इसके अलावा भी जो वैस्कुलर बंडल हैं वो मज्जा पुल में पाए जाते हैं, अनियमित रूप से पाए जाते हैं। अनियमित रूप से यानी कि अगर यहाँ पर मज्जा है तो इस मज्जा में भी कुछ वैस्कुलर बंडल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मज्जा पुल ही ये कहलाते हैं। अब इसमें और इसमें अंतर ये है कि इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम दोनों होते हैं एमरैंथेसी में, और सोलेनेसी में केवल क्या होता है, फ्लोएम होता है। इसके बाद देखिए कुछ और कुल हैं जैसे ओलिएसी और कैक्टेसी। इनके अंदर नॉर्मल वैस्कुलर बंडल तो होते ही हैं, लेकिन कुछ वैस्कुलर बंडल कॉर्टेक्स रीजन में भी पाए जाते हैं, यानी ऊपर के यहाँ वाले हिस्से में पाए जाते हैं। ये कॉर्टेक्स रीजन है जैसे, और ये बीच वाला हिस्सा आ गया और ये नीचे वाला मज्जा पूल आ गया। ठीक है, मज्जा आ गई, तो यहाँ पर भी वैस्कुलर बंडल होते हैं, तो ये कॉर्टेक्स रीजन में होते हैं। तो कॉर्टेक्स रीजन में किस में पाए जाते हैं, ओलिएसी और कैक्टेसी में। इसके अलावा सोलेनेसी में मज्जा के अंदर सिर्फ फ्लोएम से बने हुए, और एमरैंथेसी में पाए जाते हैं जाइलम और फ्लोएम दोनों से बने हुए वैस्कुलर बंडल, जो कि कहाँ होते हैं, मज्जा में होते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं रूट की आंतरिक संरचना किस प्रकार की होती है। तो देखिए रूट के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो रूट है उसके बारे में वैसे तो हम बहुत सारा पढ़ चुके हैं पहले भी क्लास में, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं। रूट 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की हैं, 2 प्रकार की। ठीक है, पादपों में 2 प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। 2 प्रकार कौन कौन से हैं, एक तो है टेप रूट
और दूसरा आता है इसमें एडवेंटिटियस रूट। टेप रूट यानी कि जिसको हम कहते हैं मूसला जड़, ये मूसला जड़ है, और इसको हम कह सकते हैं अपस्थानिक जड़, या इसको हम फाइबर रूट भी कह सकते हैं, फाइबर्स रूट भी कह सकते हैं। ठीक है, रेशेदार जड़ें भी इनको बोला जा सकता है। टेप रूट जो है वो विकसित किससे होती है? तो ये रेडिकल से विकसित होती है। रेडिकल कहाँ पाया जाता है? सीड में पाया जाता है। ठीक है, सीड की संरचना के बारे में हम एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ चुके हैं, और भ्रूण के विकास के बाद मैंने आपको बताया था कि जो बीज है वो किससे बनता है? बीजांड जो है वो बीज में बदल जाता है, और उसी बीज में भ्रूण भी होता है, और उस भ्रूण का मतलब है कि उसके अंदर रेडिकल और प्लीमूल यानी प्रांकुर और मूलांकुर दोनों होते हैं। तो मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कौन सी हैं? मूसला जड़। जो जड़ें मूलांकुर के अलावा पादप के वायवीय भागों से या जो स्तंभ है उसके आधार से उत्पन्न होती हैं, तो उसको हम कहते हैं अपस्थानिक जड़ें। एक्चुअल में क्या होता है कि सबसे पहले बनती तो रेडिकल तो देखो दोनों में ही बनता है ना भाई, मोनोकोट भी है उसके अंदर भी रेडिकल होगा, और डाइकोट में भी रेडिकल बनता है। तो हिसाब से प्राथमिक जड़ तो दोनों में समान प्रकार की बनती हैं। यानी अगर हम मोनोकोट की बात करें तो मोनोकोट में भी क्या होता है? रेडिकल होता है, और रेडिकल से प्राथमिक जड़ बनती है। ठीक है, अब प्राथमिक जड़ बनने के बाद यानी कि प्राइमरी रूट बनने के बाद ये प्राइमरी रूट आगे ख़त्म हो जाती है, यानी प्राइमरी रूट का विकास आगे नहीं हो पाता है, इससे सेकेंडरी और अन्य प्रकार की जड़ों का विकास नहीं होता है, ये ख़त्म हो जाती है। तो अब ये ख़त्म हो जाती है तो फिर इसमें जड़ें बनती कहाँ से? अपस्थानिक जड़ें। तो ये बनती हैं, जो तना होता है उसके आधार पर इस तरह से ये रूट्स निकलती हैं। ठीक है, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? एडवेंटिटियस रूट कहते हैं। ध्यान रखने की बात है कि मोनोकोट में प्राथमिक जड़ का विकास रेडिकल से ही होता है, लेकिन प्राथमिक जड़ खत्म हो जाती है, और ख़त्म होने के बाद जो स्तंभ है मोनोकोट में उसके आधार भाग से कुछ रेशेदार जड़ें निकलती हैं, जिनको हम अपस्थानिक जड़ें कहते हैं, और वही आगे पादप की वृद्धि में योगदान करती हैं। और मूसला जड़ में हम देखते हैं कि रेडिकल से एक प्राइमरी रूट निकलती हैं, और फिर प्राइमरी से अन्य प्रकार की जैसे द्वितीयक जड़ें, तृतीयक जड़ें, ये सारी रूट जो है वो किससे निकलती हैं? रेडिकल से निकलती हैं। तो मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़ दो प्रकार की होती हैं। मूसला जड़ अधिकतर किस में पाई जाती हैं? डाइकोट में। जो डाइकोट्स हैं उनके अंदर, और मोनोकोट्स में कौन सी होती हैं? मोनोकोट्स में पाई जाती हैं जो अपस्थानिक जड़ें हैं वो। कुछ ऐसे भी पादप हैं जिसके बारे में हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, जिनके अंदर रूट में भोजन के लिए रूपांतरण होता है। कुछ अन्य प्रकार के रूपांतरण भी होते हैं, जैसे अधिपादपी एपीफाइट्स होते हैं, आरोही पादप होते हैं, या मैग्रूव प्लांट हैं। उन देखिए आरोही पादपों में, अधिपादपी में इन पर क्या पाई जाती है? वायवीय मूलें पाई जाती हैं। ठीक है, वायवीय मूलें, एरियल रूट्स इनके अंदर बनती हैं। और मैग्रूव प्लांट जो होते हैं, मैग्रूव का मतलब है ऐसे दलदली क्षेत्र या जलाक्रांत भूमि में उगने वाले पादप जिनके अंदर रेस्पिरेटरी रूट पाई जाती है, यानी कि श्वसन जड़ें पाई जाती हैं, जो कि श्वसन का काम करती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जड़ों में जो फिजियोलॉजिकली जो मॉडिफिकेशन है वो भी पाया जाता है, और फॉर फूड यानी कि भोजन के लिए भी रूपांतरण होता है। तो भोजन के लिए रूपांतरण में हम गाजर है, ठीक है, मूली है, शकरकंद है, इन सब के बारे में हम क्लास में पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये सारे किसके रूपांतरण हैं? भोजन के लिए रूपांतरण है। चुकंदर है, ये भी भोजन का रूपांतरण है। अब संरचना की बात कर लेते हैं कि जो रूट हैं उनकी आंतरिक संरचना किस प्रकार की है। तो मेनली आपको देखिए वैस्कुलर बंडल में दोनों में अंतर समझना है। प्राइमरी जो संरचना है मोनोकोट और डाइकोट की, वो तो समान होती है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मोनोकोट और डाइकोट दोनों की संरचना वैसे अलग हैं, लेकिन उनकी मूलभूत संरचनाएं तो समान ही होगी ना, यानी कि एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, जाइलम, फ्लोएम, ये तो सारे मोनोकोट में भी होते हैं और डाइकोट में भी होते हैं। हाँ ठीक है, उनकी संरचना में थोड़ी बहुत भिन्नता पाई जाती है, तो उन्हीं भिन्नताओं के बारे में हम देखेंगे। देखिए चना जो कि क्या है? डाइकोट है।
चना पेप्लियोनेसी कुल में आता है। फैबेसी में हम पढ़ते हैं चने को साइसर एडिटिनम उसका बोटेनिकल नेम है। और देखिए इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि चने की रूट के बारे में उसकी टीएस मैंने आपको क्लास में बनवाई थी, और मोनोकोट जो रूट है उसकी हमने क्लास में कोई डायग्राम नहीं बनाई थी, तो वो हम आज बना लेंगे। मूल संरचना दोनों में समान है। अब दोनों में अंतर क्या है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे मोनोकोट रूट की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है। तो मोनोकोट रूट में देखिए मैं आपको मक्का की जो रूट है उसके बारे में बता देता हूँ। चने की हम पहले ही बना चुके हैं और मक्का की हम अब बना लेंगे, ठीक है। तो किस प्रकार से देखते हैं कौन कौन सी इसके अंदर संरचना में शामिल हैं, क्या क्या इसके अंदर होता है, क्या नहीं होता है, ठीक है। वैसे तो जो मोनोकोट में होता है, सॉरी वो जो डाइकोट में हमने पढ़ा है लगभग वही सारा क्या होता है मोनोकोट में भी पाया जाता है। तो देख लेते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले जो मोनोकोट है उसके हम मोनोकोट रूट, और ये हम पढ़ रहे हैं जियामेज में, ठीक है, मक्का के अंदर, मक्का की मोनोकोट रूट के बारे में देखते हैं क्या है संरचना में। सबसे ऊपर हम बना लेते हैं एपिडर्मिस, ये इसकी एपिडर्मिस है, और एपिडर्मिस पर रूट है तो क्या पाए जाएंगे, हेयर पाए जाएंगे, नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पर क्या है, इसमें हेयर भी। अब हेयर कैसे हैं, तो एक कोशिकीय होते हैं। ध्यान रखना जो रूट होती हैं उनके अंदर एक कोशिकीय रोम पाए जाते हैं, और जो स्टेम है उनके अंदर बहुकोशिकीय रोम पाए जाते हैं, ठीक है। जो जिनमें अगर स्टेम में रोम पाए जाते हैं तो वो कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, क्लियर। एपिडर्मिस के बाद ये वाला जो नीचे वाला भाग है ये सारा इसका कौन सा रीजन है, कॉर्टेक्स रीजन है। और कॉर्टेक्स रीजन से नीचे की तरफ यहाँ पर हम देखेंगे तो ये आ जाता है इसका, मेरे ख्याल से डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा और इसको हम फेयर कर देते हैं। फिर से बना लेंगे गोला, एक बार फिर से देखते हैं, छोटा बना लेंगे, ज़्यादा बड़े की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने गोला बना लिया है। क्योंकि देखिए कॉर्टेक्स रीजन की जो ये वाली भाग है सारी, इसको ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसको समझना ज़रूरी है। ये तो हम जानते ही हैं कि यहाँ पर क्या है, कॉर्टेक्स है। अब देखें सबसे बाहर इसके क्या है, ये है एंडोडर्मिस, इसको हम कहते हैं एंडोडर्मिस। तो ये एंडोडर्मिस का पार्ट है सारा। एंडोडर्मिस में जो रूट है, चूँकि तो रूट में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एंडोडर्मिस में मैंने आपको बताया था कौन कौन सी होती हैं। एक पासेज सेल होती हैं, मार्ग कोशिकाएं, जिनसे होकर के जल आगे की तरफ बढ़ता है, और एक होती है जो कैस्पेरियन पट्टिकाएं हैं जिन पर सुबेरिन का जमाव पाया जाता है, तो वो जल को आगे की तरफ नहीं जाने जाती, यानी कि उनकी भित्तियाँ कैसी होती हैं, जल के लिए अपारगम्य होती हैं। इसके अंदर ठीक अंदर की ओर ये वाला जो भाग है, ये इसका कौन सा भाग है, ये भाग इसका कहलाता है पेरिसाइकिल, ठीक है, ये इसका पेरिसाइकिल है। थोड़ा सा मैं जो इसकी भित्ति है उसको थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए, ठीक से दिखाई भी दे जाए। तो ये एंडोडर्मिस है, और इसके बाद पेरिसाइकिल आ चुकी है अंदर की तरफ, क्लियर, दोनों भाग आ गए हैं। अब इसके अंदर और क्या क्या भाग हैं, तो और भागों में देखिए जाइलम और फ्लोएम के बारे में जब मैं आपको प्रकार बता रहा था तो मैंने आपको बता दिया था कि इसके अंदर किस प्रकार के वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। तो इनके अंदर वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, इनके अंदर संयुक्त नहीं पाए जाते हैं, यानी इनके अंदर कैसे पाए जाते हैं, इनके अंदर पाए जाते हैं, हम कह सकते हैं अरीय वेस्कुलर बंडल। कौन से, अरीय वेस्कुलर बंडल। मोनोकोट रूट में कौन से होते हैं, डाइकोट मोनोकोट रूट में अरीय वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, यानी रूट में अरीय प्रकार के वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। अधिकतर जो मूले हैं
अरीय वेस्कुलर बंडल का मतलब क्या है कि जाइलम और फ्लोएम दोनों संयुक्त नहीं होते हैं। पहली बात तो ये दोनों संयुक्त नहीं होते हैं, फिर से बोल रहा हूँ, दोनों संयुक्त नहीं होते हैं, ठीक है। दूसरा, कैम्बियम एब्सेंट होती है। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसमें पाई जाती हैं अरीय वेस्कुलर बंडल, पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरा, अरीय वेस्कुलर बंडल है और कैम्बियम एब्सेंट होती है, कैम्बियम नहीं पाई जाती है, क्लियर। तीसरा, जो जाइलम एंड फ्लोएम ये दोनों कैसे होते हैं, अल्टरनेट होते हैं, यानी एक दूसरे से कैसे होते हैं, ये अल्टरनेट होते हैं, क्लियर, यानी एकांतरित होते हैं, ठीक है। और बीच में मज्जा होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा। अब कैम्बियम एब्सेंट है तो इसका मतलब क्या हो गया कि कैम्बियम एब्सेंट है इसलिए हो जाते हैं ये क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल, यानी इनके अंदर द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती है। तो ये कुछ मुख्य बातें इसकी आपको याद रखनी है। देख लेते हैं आगे के भाग किस प्रकार से होंगे, जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार का होगा, ठीक है। तो हम बना लेते हैं। देखिए इसके अंदर कुल मिलाकर के देखा जाए तो एक, ये हो गया दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये सातवां और ये आठवां, ठीक है। कुल 8 या 8 से अधिक, ध्यान से सुन लेना। मोनोकोट में हमने पढ़ा था तो मोनोकोट क्या, जो चने वाला था डाइकोट, उसके अंदर उसकी रूट में जो वेस्कुलर बंडल हैं ये 4 या उससे अधिक की संख्या में हो सकते हैं। और जो ये वाली हैं जिसमें मोनोकोट रूट जियामेज वाली हैं, ये तो वो तो डाइकोट थी, ये मोनोकोट है, तो मोनोकोट में ये 8 या 8 से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। अब 8 या 8 से ज़्यादा होते हैं तो किस प्रकार से होते हैं देख लेते हैं। अभी ये देखिए, ये मैं जो अभी बना रहा हूँ ये इसका बन रहा है जाइलम, ठीक है। ये क्या है इसका, ये जाइलम है। ये हमने इसका बना दिया है जाइलम। क्लियर। अब जाइलम में आप देख सकते हैं कि बड़ा जो जाइलम है वो कहाँ बना है, बीच में बना है। तो मेटाजाइलम अंदर की तरफ है, ठीक है। कहाँ है मेटाजाइलम, अंदर की तरफ, ठीक है। जैसे डाइकोट रूट में था उसी तरह से मेटाजाइलम यहाँ भी कहाँ है, अंदर की तरफ है, क्लियर। और ये वाला जो है छोटे छोटे जो आप देख रहे हैं ये सारे क्या हैं, ये इसकी प्रोटोजाइलम है, ये प्रोटोजाइलम है, ये सारा प्रोटोजाइलम है। अब जाइलम हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अब बचा क्या इसमें, अब इसमें बच गया फ्लोएम। तो ये जो बीच का भाग है सारा, ये वाला, ये सारा क्या है, ये इसका फ्लोएम है, ठीक है। अब फ्लोएम में देखते हैं कौन कौन से भाग हैं। तो फ्लोएम में देखिए मज्जा बीच में पाई जाती है, बीच का जो भाग है ये वाला सारा, ये सारा मज्जा का भाग है, ठीक है। और ये हम बना देते हैं जाइलम, तो ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ठीक है। ये फ्लोएम आ गया। तो मैं एक बनाऊंगा, ठीक है, उससे अभी आपको समझ में आ जाएगा। बाकी का जो ये वाला बना है फ्लोएम, उसी तरह का फ्लोएम कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। तो ये फ्लोएम हो गया और ये भी फ्लोएम है, ठीक है। इधर देखें तो ये भी क्या है, फ्लोएम है, क्लियर। ये आ गया इसका मेटाजाइलम और ये आ गया इसका प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम बाहर है इसलिए कैसे हो जाते हैं, ये बाह्य आदिधारुक हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, बाह्य आदिधारुक, ठीक है। और बीच में क्या है यहाँ पर, ये इसकी मज्जा है, ये इसकी मज्जा है। सारी जो बीच में है इसको हम क्या कहते हैं, ये मज्जा है। पित्त भाग जिसको हम कहते हैं, ये पित्त वाला भाग है, ठीक है, ये है पित्त। और ये है इसका कॉर्टेक्स रीजन,
ये इसका कॉर्टेक्स रीजन है। इस प्रकार से कॉर्टेक्स रीजन में देखें हम तो कोशिकाएं एक दूसरे से थोड़ी दूर दूर पाई जाती हैं, यानी कि इनमें आंतर कोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं ऐसे, ठीक है। ये चारों तरफ होती हैं ऐसे सब घेरे हुए इस वैस्कुलर बंडल को, यानी वैस्कुलर सिस्टम को घेरे हुए, ठीक है। बंडल तो इस सिस्टम के अंदर है, ये आ गया क्लियर। तो जो मोनोकोट रूट है उसकी संरचना आपके सामने है, दोबारा से देख लेते हैं। ये तो कहलाती है राइजोडर्मिस, राइजोडर्मिस, ठीक है। इसको हम एपिब्लेमा भी कहते हैं, यानी अधिचर्म भी कहते हैं, ठीक है। ये आ जाता है यूनिसेलुलर हेयर, ये एक कोशिकीय रोम है। फिर आ जाएगा कॉर्टेक्स रीजन, ठीक है। ये आ गया इसका एंडोडर्मिस और ये इसकी पेरिसाइकिल, ठीक है। और 8 इसके अंदर 7 पूल होते हैं, 8 ही होते हैं जाइलम के, 8 ही होते हैं फ्लोएम के। दोनों अलग अलग त्रिज्या पर होते हैं, एक त्रिज्या पर नहीं होते हैं। ये फ्लोएम जाइलम है, ये फ्लोएम है, तो ये जाइलम है, फिर ये फ्लोएम है, फिर ये जाइलम आ गया, फिर ये फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम। इस तरह से ये एक दूसरे से कैसे होते हैं, एकांतरित होते हैं। और कुछ मुख्य बातें मैं आपको इसके अंदर पहले ही बता चुका हूँ कि कैम्बियम एब्सेंट होती है, जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे से अल्टरनेट होते हैं, अरिय वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं और क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। डाइकोट रूट की संरचना हम पहले ही देख चुके हैं और मैं फिर भी आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि बाकी सारी संरचना तो एक जैसी होती हैं, और जो वैस्कुलर बंडल हैं इनमें आप तो ये 8 देख रहे हो, मोनोकोट जियामेज में 8 है, लेकिन डाइकोट में ये कितने होते हैं, 4 ही होते हैं, ठीक है। और षटकोणीय होती हैं कोशिकाएं, किसकी, जाइलम की। इसमें गोलाकार कोशिकाएं हैं, ठीक है, और उसमें कैसी होती हैं, षटकोणीय कोशिकाएं होती हैं और 4 ही पाए जाते हैं, 1, 2, 3 और 4। कल मैंने आपको बताया भी था, पिछली क्लास में हम डिस्कस कर भी चुके हैं इस बारे में। तो 4 होते हैं और 4 के साथ 4 फ्लोएम अल्टरनेट होते हैं, तो ये डाइकोट में उसकी रूट की संरचना पाई जाती है। अब देखिए कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं इसके अंदर, जो डाइकोट हैं, सॉरी मोनोकोट हैं उसके अंदर। तो जो जलीय पादप हैं, देखिए जलीय पादप मैं यहाँ बताऊँगा। जो कॉर्टेक्स रीजन है, हम मोनोकोट रूट पढ़ रहे हैं और मोनोकोट रूट में कुछ ऐसे जलीय पादप हैं जैसे कि हाइड्रीला है, ठीक है, मोनोकोट होता है, टाइफा है, ये भी मोनोकोट होता है, क्लियर। इसके अलावा कुछ और भी पादप, तो इनके जो मूलीय वल्कुट है, यानी कि जो कॉर्टेक्स रीजन है, इस कॉर्टेक्स रीजन में बड़े बड़े वायु कोष्ठक पाए जाते हैं, यानी वायु अवकाश पाए जाते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े वायु अवकाश पाए जाते हैं। और वायु अवकाश मिलने का मतलब क्या है, इसका सीधा सा अर्थ ये होता है कि उनको उत्प्लावकता में हेल्प मिलती है, ठीक है। और इस प्रकार के जो वल्कुट हैं उसको लैक्यूनेट या गुहाओं युक्त कहते हैं। क्या कहते हैं, लैक्यूनेट कहते हैं, ठीक है, लैक्यूनेट या गुहा युक्त। बड़े बड़े वायु कोष्ठक या वायु अवकाश जलीय पादपों में उनके कॉर्टेक्स रीजन में पाए जाते हैं, जिनके अंदर वायु भरी रहती है, और इस वजह से इन जलीय पादपों को उत्प्लावकता में हेल्प मिलती है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इसकी। अब एंडोडर्मिस के बारे में बता दिया मैंने आपको कि 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं, कैस्पेरियन पट्टिकाएं, जिन पर सुबेरिन का जमा होता है, डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन, ठीक है। और कुछ होती हैं पासेज सेल, जिनको हम मार्ग कोशिकाएं कहते हैं। तो जल का अंदर के ऊतकों में गमन कौन सी कोशिकाओं द्वारा होता है, पासेज सेल द्वारा होता है, यानी कि मार्ग कोशिकाओं द्वारा होता है। क्योंकि कैस्पेरियन पट्टिकाएं, ये कैस्पेरियन पट्टिकाएं, कैस्पेरन जो एक वैज्ञानिक का नाम है उसके नाम पर ही इसको कैस्पेरियन पट्टिकाएं कहते हैं। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं ये, और सुबेरिन का जमाव है, इसलिए ये जल के लिए क्या होती हैं, अपारगम्य होती हैं। तो सीधी सी बात है कि जल कौन सी कोशिकाओं से होकर के अंदर की ओर जाता है, तो ये जाता है पासेज सेल से होकर के। अब वैस्कुलर बंडल में कुछ और मुख्य बातें देखिए,
हम मोनोकोट में देखा और डाइकोट में भी देखा, तो डाइकोट में तो ये चार ही हैं, चार वैस्कुलर बंडल में चार है फ्लोएम, चार है जाइलम, और दोनों एक दूसरे से कैसे होते हैं, अल्टरनेट होते हैं। लेकिन मोनोकोट में अगर हम देखते हैं तो ये 4 से ज़्यादा यानी कि 8 या 8 से ज़्यादा होते हैं। तो इस प्रकार की जो अवस्था है जिसमें जाइलम बहुत सारे हों, फ्लोएम और जाइलम बहुत सारे हों, या जो वैस्कुलर बंडल हैं उनकी संख्या ज़्यादा हो, तो इस प्रकार की अवस्था को हम क्या कहते हैं, पॉलीआर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीआर्क। ठीक है, बहुआदि दारूक, यानी बहुआदि दारूक भी इसको हम कह सकते हैं। कुछ कुलों में जाइलम और फ्लोएम की संख्या तो 100 से भी ज़्यादा होती है। यहाँ तो हम 8 ही बनाए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी कुल हैं जिनके अंदर इनकी संख्या 100 से ज़्यादा होती है। जैसे एरिकेसी कुल है, एरिकेसी जो कुल है उसके अंदर एरिकेसी, इस कुल में 100 से अधिक वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। जाइलम इसके अंदर कैसा होता है, हमेशा ही एक्सार्क होता है। एक्सार्क में प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होता है और मेटाजाइलम अंदर की तरफ होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं मज्जा में। तो मज्जा में देखिए, मक्का के अंदर तो मज्जा पाई जाती है, लेकिन ये अनुपस्थित भी हो सकती हैं। मोनोकोट में सब में ज़रूरी नहीं है कि मज्जा हो, अनुपस्थित भी हो सकती हैं। जैसे लीलिएसी कुल का है प्याज, उसके अंदर जो है मज्जा नहीं पाई जाती है। क्लियर, लेकिन अधिकतर में क्या पाई जाती हैं, मज्जा पाई जाती हैं। कुछ ऐसे भी पादप हैं जिनके अंदर मज्जा मृदूत की कोशिकाओं की नहीं बनी होती है। वैसे मज्जा कोशिकाएं कौन सी होती हैं, मृदूत की कोशिकाएं होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे पादप भी हैं जिनके अंदर ये वाली जो मज्जा है, पित्त जिसे हम कहते हैं, वो दृढ़ोत्की होता है, यानी कि स्क्लेरन काइमेटस होता है। जैसे टाइफा में पाया जाता है। टाइफा में ये कैसा होता है, टाइफा एक बीजपत्री है, और इसके अंदर जो पित्त भाग है वो कैसा होता है, स्क्लेरन काइमेटस होता है। ठीक है, स्क्लेरन काइमेटस यानी कि दृढ़ोत्की होता है। क्लियर, तो जो पूल है उसके अंदर देखिए वाहिकाएं एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। कुछ ऐसे पादप हैं जिनके अंदर जो पूल हैं वो मज्जा वाहिका यहाँ पर आपस में क्या है, कनेक्टेड रहती हैं। जैसे गेहूँ हैं, जौ हैं। ठीक है, मज्जा नॉर्मल देखें हम, सामान्य कॉमनली अगर देखें तो मज्जा हमेशा मृदूत की होती है। केवल टाइफा में या कुछ और भी ऐसे पादप हो सकते हैं जिनके अंदर ये कैसी होती हैं, दृढ़ोत की होती हैं। क्लियर, आप देखिए एक और इम्पोर्टेंट बात, और वो ये है कि जो डाइकोट है, मोनोकोट हैं, मूलीय त्वचा अधिकतर क्या होती हैं, एक स्तरीय होती हैं। ये जो आप देख सकते हैं मूलीय त्वचा राइजोडर्मिस, ये एक स्तरीय होती हैं। क्लियर, लेकिन कुछ ऐसे पादप हैं जैसे ऑर्किड है, एक अधिपादपी पादप है, ऑर्किडेसी कुल है, तो उसके अंदर ये जो एपिडर्मिस है ये कई स्तरों युक्त होती हैं। क्लियर, और वो कई स्तर मिलकर वेलामेन उत्तक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वेलामेन उत्तक। ठीक है, अगर एपिडर्मिस एक की बजाय बहुत सारी हो जैसे कि ऑर्किड में, तो संयुक्त रूप से क्या कहलाती हैं, वो वेलामेन कहलाती हैं। और वेलामेन उत्तक में ये विशेषता, इसको हम विशिष्ट अवशोषणीय अंग भी कहते हैं। ठीक है, और इनकी कोशिका भित्तियों पर स्थूलन पाए जाते हैं, और इनको जो कोशिकाओं के विशेष समूह हैं स्थूलन वाले, उसको हम न्यूमोटोड्स कहते हैं। ठीक है, एंडोडर्मिस का एक भाग हम बता सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर की तरफ है। गैसों के विनिमय और जल वाष्प के संघनन का काम कौन करता है, वेलामेन उत्तक करता है। तो वेलामेन उत्तक मोनोकोट रूप में पाया जाता है। ठीक है, जैसे कुछ पादप है जिनके अंदर ये पाया जाता है। ऑर्किड में जो अधिपादपी है, इसके अलावा कुछ और भी पादप हैं ऑर्किड के अलावा भी, तो इनके अंदर वेलामेन उत्तक क्या करता है, जल अवशोषण का काम करता है, गैसों के विनिमय का काम करता है, जल वाष्प का काम भी करता है। ठीक है, तो मोनोकोट की संरचना हम देख चुके हैं। डाइकोट की मैं आपको पहले ही करवा चुका हूँ। ठीक है, अब हम टीनोस्पोरा के मूल की आंतरिक संरचना देखेंगे कल। ठीक है, टीनोस्पोरा जो है वो आपके सिलेबस में है, तो इसलिए हम इसको कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।